जय हिंद बच्चों। द गुरु जी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के गुणांकों के चिन्हों के बारे में ग्राफ के द्वारा देखेंगे। ग्राफ देखकर हम द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनके चिन्ह का निर्धारण करेंगे। चलिए पहले देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के गुणांकों ए बी सी के चिन्ह। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी में x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c है। द्विघात बहुपद में प्रयुक्त गुणांक के चिन्ह। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। अचर पद क्या है? c है। ये चिन्ह हम देखेंगे ग्राफ के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ये कैसे ग्राफ बनेगा? ऐसे ग्राफ बनेगा। ऐसे भी ग्राफ बनेगा। मैंने बताया था आप लोगों को, पिछली वीडियो में मैंने बताया था द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ होता है कि द्विघात बहुपद एक परवलय को दिखाता है। परवलय तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे 10वीं कक्षा में परवलय सिर्फ 2 ही के बारे में डिस्कशन या बातचीत करनी है। 2 ही परवलय हमारे सिलेबस में है। एक परवलय वो जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हो, दूसरा परवलय वो जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला हो। तो आइए इन्हीं दोनों परवलय जिनको द्विघात बहुपद कहते हैं के जो गुणांक हैं ए बी सी के चिन्हों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक, मतलब ए का चिन्ह। ए का चिन्ह मतलब ए का चिन्ह कब धनात्मक होगा, ए का चिन्ह कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का चिन्ह कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। ध्यान से देखिएगा, जब परवलय का मुंह यदि परवलय का मुंह फेस कह सकते हैं ऊपर की ओर खुला है तो ए हमेशा 0 से बड़ा होगा, अर्थात ए धनात्मक होगा, ए पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिएगा कि यदि अगर परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला है तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए हमेशा 0 से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, परवलय को देखकर हमें द्विघात बहुपद के गुणांकों के चिन्हों को निर्धारित करना है। परवलय का मुंह यदि ऊपर की तरफ खुला है तो ए हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा। एक बार थोड़ा सा मैं
संख्या रेखा बता दूं। संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा होती है जो दोनों तरफ बढ़ती रहती है, बीच में जीरो होता है। जीरो के दाहिनी साइड धनात्मक संख्याएं होती है, इधर धनात्मक संख्याएं होती है। जीरो के बाएं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला है तो हमेशा ए का मान जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें, इस ग्राफ में ए इज ग्रेटर देन जीरो, इस ग्राफ में ए इज ग्रेटर देन, ये का मान, ए का मान बड़ा है जीरो से। कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। ए का मान बड़ा है जीरो से, ए का मान बड़ा है जीरो से, परवलय का मुंह ऊपर खुला है। संख्या रेखा जीरो से दाहिने साइड जीरो से बड़ा, बाएं साइड जीरो से छोटा है। जीरो न तो धनात्मक है, ये न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। ठीक है, जीरो से बड़ा धनात्मक संख्या होती है। जीरो से 0.00001 भी है ना तो ये धनात्मक संख्या हो जाएगी। जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक, लेकिन जीरो से तनिक भी बड़ी संख्या धनात्मक हो जाएगी और जीरो से तनिक भी छोटी संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। संख्या रेखा आपको हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए। जीरो से बड़ा, जीरो से दाहिनी तरफ पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्या, जीरो से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। संख्या रेखा हमेशा याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है संख्या रेखा। संख्या रेखा इज वन ऑफ द, नंबर लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग इसके महत्व को समझते नहीं है, लेकिन संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए का मान धनात्मक होगा कब? जब परवलय का मुंह ऊपर खुला होगा। मतलब इन दोनों में ए का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है, ए के बारे में हमें पता चल गया। बस ग्राफ देखेंगे और ऊपर है मुंह तो ए जीरो से बड़ा, नीचे है मुंह तो ए का, यदि परवलय का मुंह फिर ऊपर की ओर तो ए का मान बड़ा होगा हमेशा जीरो से, अर्थात ए पॉजिटिव होगा। दूसरा, यदि परवलय का मुंह फेस नीचे की ओर खुला है, नीचे की ओर खुला है तो ए का मान हमेशा छोटा होगा बड़ा से, ए छोटा होगा जीरो से, अर्थात ए नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, जब परवलय का मुंह ऊपर तो ए का मान जीरो से बड़ा, जब परवलय का मुंह नीचे की तरफ, फेस नीचे की तरफ खुला है तो हम कहेंगे कि ए छोटा है जीरो से, ए छोटा होगा जीरो से, मतलब ए कैसा होगा? नेगेटिव। ए लेस देन जीरो, ए छोटा है जीरो से, मतलब ए कैसा है? ऋणात्मक है। ए कैसा है? एक ऋणात्मक संख्या है। ए कैसी होगी? एक ऋणात्मक संख्या होगी। सिंपल है, फेस ऊपर पॉजिटिव, फेस नीचे नेगेटिव। मुंह अगर ऊपर खुला है तो पॉजिटिव, मुंह नीचे खुला है तो नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक ए के बारे में हमने सीख लिया, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक। अब आइए देखते हैं बी और सी के बारे में। अचर पद सी का अभी देखते हैं हम। अचर पद सी का चिन्ह, ग्राफ ऐसे ही है। सी का संबंध, सी का संबंध, सी का संबंध y अक्ष से होता है। सी का संबंध किससे होता है? y अक्ष, सीधा सीधा होता है। सी धनात्मक होगा, सी का मान धनात्मक होगा जब ग्राफ y अक्ष, जो ग्राफ है वो y अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर काटेगा। जब ग्राफ y अक्ष के धनात्मक दिशा में काटेगा तो c का मान हमेशा धनात्मक होगा। c अचर पद धनात्मक होगा यदि ग्राफ y अक्ष को धनात्मक, y अक्ष के धनात्मक भाग पर काटेगा, मतलब मूल बिंदु से ऊपर। अगर ग्राफ इस मूल बिंदु से ऊपर काटेगा y अक्ष को
ऊपर काटेगा वाई अक्ष को तो सी हमेशा बड़ा होगा, और ग्राफ वाई अक्ष को वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग पर काटेगा या मूल बिंदु से नीचे काटेगा तो सी हमेशा ऋणात्मक होगा। यदि ग्राफ वाई अक्ष को वाई अक्ष के धनात्मक भाग पर काटेगा, दिशा में काटे तो सी बड़ा होगा 0 से। मतलब सी कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि ग्राफ वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में काटे तो सी छोटा होगा 0 से, मतलब सी कैसा होगा, ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा मतलब है वाई अचर पद सी का सीधा संबंध होता है वाई अक्ष को। यदि ग्राफ वाई अक्ष के धनात्मक भाग पे काटेगा तो सी धनात्मक होगी, और वाई अक्ष के अगर ऋणात्मक भाग पे काटेगा तो सी ऋणात्मक होगा। सीधा सीधा बात है। ध्यान से देखिए, पहले वाले में सी मतलब पहले वाले में ग्राफ वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग पे काट रहा है, ऋणात्मक भाग पे काटेगा तो सी हमेशा छोटा होगा 0 से, मतलब सी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ मूल बिंदु 0 0 है। इधर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, एक्स अक्ष की ये धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और जब ग्राफ वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग पे काटता है तो सी हमेशा ऋणात्मक होता है, छोटा होता है 0 से। इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष का ऊपरी भाग है, धनात्मक भाग है। ग्राफ वाई अक्ष के धनात्मक भाग पे काट रहा है तो सी का मान बड़ा होगा किससे, 0 से। मतलब सी कैसा होगा, सी होगा धनात्मक। इस वाले ग्राफ के लिए सी कैसा है, धनात्मक। इस वाले ग्राफ पे देखते हैं। इस वाले ग्राफ में ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ऋण वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ग्राफ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पर वाई ऋणात्मक है तो सी का मान भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या 0 से छोटा होगा। इस वाले पार्ट में भी सी का मान छोटा होगा किससे, 0 से, मतलब सी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सी ग्राफ वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग पे काट रहा है, इसलिए सी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। इसके लिए देखिए, यहाँ ग्राफ वाई अक्ष के धनात्मक भाग पे काट रहा है, ये वाई अक्ष का धनात्मक भाग है, वाई अक्ष का धनात्मक भाग है। मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष का धनात्मक भाग होता है, और धनात्मक भाग पे काटने के कारण सी का मान बड़ा होगा किससे, 0 से, मतलब सी कैसा होगा भैया, धनात्मक। अभी हमने ग्राफ के माध्यम से बहुपद के गुणांकों ए बी सी के चिन्ह को निर्धारित करना सीख रहे हैं। हमने 2 गुणांकों एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांकों का निर्धारण किया है, जिसमें से एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का निर्धारण ग्राफ के मुंह से होता है। ग्राफ का मुंह ऊपर खुला है तो ए का मान धनात्मक, ग्राफ का मुंह नीचे खुला है, ग्राफ का मुंह नीचे खुला है तो ए का मान ऋणात्मक होता है। अचर पद के लिए क्या देखते हैं कि अचर पद का सीधा संबंध होता है वाई अक्ष से। अगर ग्राफ वाई अक्ष के धनात्मक दिशा पे काटेगा, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा मतलब मूल बिंदु से ऊपर अगर ग्राफ काटेगा वाई अक्ष को तो सी हमेशा 0 से बड़ा होगा, और वहीं मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में अगर ग्राफ काट रहा है वाई अक्ष को तो सी का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। इस वाले ग्राफ में ग्राफ वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में काट रहा है तो सी का मान छोटा होगा। चूंकि मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो ए का मान बड़ा होगा 0 से, मतलब ए इसमें क्या है, धनात्मक। ए धनात्मक है लेकिन सी क्या है भैया, ऋणात्मक। इस वाले ग्राफ के लिए देखते हैं, यहाँ पर सी ऋणात्मक है, मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, ग्राफ का मुंह नीचे है तो ए भी छोटा होगा किससे, 0 से, मतलब ये कैसा होगा, ऋणात्मक। इस वाले ग्राफ के लिए सी भी ऋणात्मक है और ए भी ऋणात्मक है। इस वाले ग्राफ को देखते हैं,
इस वाले ग्राफ का मुंह ऊपर खुल रहा है, इसलिए ए का मान बड़ा होगा 0 से, मतलब ए कैसा होगा, धनात्मक। इस वाले ग्राफ के लिए ए धनात्मक है और वाई एक्स के धनात्मक दिशा में काट रहा है, इसलिए सी भी कैसा है, धनात्मक है। इस वाले ग्राफ को देखते हैं, यहाँ सी तो धनात्मक है, सी ये ग्राफ वाई एक्स के धनात्मक दिशा में काट रहा है, इसलिए सी कैसा हो गया, धनात्मक। लेकिन ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला है, इसलिए ए कैसा है, ऋणात्मक। ए का मान 0 से छोटा है, अर्थात ए कैसा है, ऋणात्मक है। तो अभी हमने ग्राफ को देखकर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणांक ए बी सी के चिन्हों का निर्धारण करने में ए और सी के चिन्ह को निर्धारित करना हमने सीख लिया खूब अच्छे से। अब आते हैं बी के चिन्ह का निर्धारण करना। एक्स के गुणांक बी के चिन्ह का निर्धारण करना। ठीक है, इसके चिन्ह को हम कैसे निर्धारित करेंगे? इसके चिन्ह के लिए थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, कुछ अलग चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ अलग नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम अलग से देखते हैं। ठीक है, अब हम x के गुणांक b के चिन्हों का निर्धारण देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब हम बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के x के गुणांक b के चिन्ह का निर्धारण करते हैं। x के गुणांक b के चिन्ह का निर्धारण देखते हैं। हमने दो ग्राफ बनाया है, ग्राफ 1 और ग्राफ 2। ध्यान से देखिए, पहले ग्राफ का मुंह नीचे खुला है, इसलिए ए का मान छोटा होगा किससे, 0 से, मतलब ए कैसा है, ऋणात्मक है। ए कैसा होगा, ऋणात्मक। वाई एक्स के धनात्मक दिशा में काट रहा है, तो सी कैसा है, धनात्मक। पहले के लिए इतना हो गया। दूसरे के लिए ग्राफ का मुंह ऊपर है, इसलिए ए का मान बड़ा हो गया 0 से, लेकिन ग्राफ वाई एक्स को ऋणात्मक दिशा में काट रहा है, इसलिए सी का मान कैसा हो गया, 0 से छोटा, मतलब कि ए धनात्मक हो गया और सी ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया, ऋणात्मक। अब बी के लिए देखते हैं भैया। बी के लिए हम सबसे पहले चतुर्थांश देखें। सबसे पहले क्या देखेंगे, चतुर्थांश। सबसे पहले हम एक चीज याद रखिए कि कर्व जहां से मुड़ता है, ग्राफ जहां से मुड़ता है, उस बिंदु का निर्देशांक हमेशा माइनस b/2a और माइनस d/4a होता है। ये ध्यान रखिएगा। बहुपद, द्विघात बहुपद के परवलय का ग्राफ जहां से मुड़ता है, द्विघात बहुपद के परवलय का ग्राफ जहां से घूमता है, जहां से मुड़ता है, उस सबसे निचले बिंदु, जहां से मुड़ता है, उस बिंदु का निर्देशांक हमेशा माइनस b/2a और माइनस d/4a होता है। इसे आप याद कर लें। कर्व जहां से घूमता है, परवलय जहां से घूमता है, उस वाले बिंदु का निर्देशांक हमेशा माइनस b/2a और माइनस d/4a होता है। ठीक, इतना जान लेने के बाद, मतलब पहला चीज कि घुमाव बिंदु के निर्देशांक, घुमाव बिंदु का निर्देशांक क्या, माइनस b/2a और माइनस d/4a। ये जान लेने के बाद दूसरी बात हम क्या जानते हैं, चतुर्थांश देखते हैं। घुमाव बिंदु का चतुर्थांश, घुमाव बिंदु का चतुर्थांश देखते हैं। क्या देखते हैं, चतुर्थांश की मतलब जहां से कर्व घूम रहा है, वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। जैसे पहले वाले ग्राफ में घुमाव बिंदु पहले चतुर्थांश में है। किसमें है, पहले चतुर्थांश में। पहला ग्राफ फर्स्ट चतुर्थांश किसमें है, पहले चतुर्थांश में। पहले हम एक के बारे में सीखते हैं, फिर ये हो जाएगा। पहला ग्राफ का जो घुमाव बिंदु है वो पहले चतुर्थांश में है, और हम जानते हैं कि फर्स्ट पहले चतुर्थांश में, पहले
चतुर्थांश में x हमेशा 0 से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा घुमाव बिंदु मान लेते हैं ये P है, P के निर्देशांक ये दोनों दिए हैं, इसमें से ये वाला भाग x को दिखाता है और ये वाला भाग y को दिखाता है। मतलब घुमाव बिंदु में जो -b/2a जो होता है वो x अक्ष को दिखाता है और -d/4a ये y अक्ष को दिखाता है। किसको दिखाता है? y अक्ष को दिखाता है। हमें x अक्ष को ही लेना होता है। हमें किसके बारे में बात करनी होती है? x अक्ष के बिंदु वाले को। ठीक है, पहले चतुर्थांश में x अक्ष का मान 0 से बड़ा होता है। दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष, देखिए पहले चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वो x और y होता है। कितना होता है भैया? x और y, मतलब x भी धनात्मक होता है और y भी धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं कि x का मान ऋणात्मक होता है, y का मान धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होता है और y भी ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होता है लेकिन y ऋणात्मक होते हैं। देखिए चतुर्थांश की जब बात आती है और बिंदु के निर्देशांक की जब बात आती है तो सबसे पहले हम x अक्ष पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? x अक्ष पर। x अक्ष पे चलते हैं पहले, फिर हम चलते हैं y अक्ष पे। पहले चतुर्थांश में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले x अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएंगे, इसलिए x धनात्मक हो गया, और ऊपर y अक्ष की धनात्मक दिशा में चलेंगे तो y भी धनात्मक हो गई। दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए हम x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, इसलिए x ऋणात्मक हो जाता है, और ऊपर जाना होता है दूसरे चतुर्थांश में, जहां y धनात्मक, ऊपर जाते हैं तो y धनात्मक होती है तो y धनात्मक हो जाती है। दूसरे चतुर्थांश के लिए x ऋणात्मक, y धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाना पड़ेगा, x ऋणात्मक हो गया, फिर y अक्ष के नीचे आना पड़ेगा तो y अक्ष भी ऋणात्मक होती है, तो y की ऋणात्मक दिशा में जाना पड़ेगा तो y भी ऋणात्मक हो जाती है। तो तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक हो जाता है -x -0। अगर आपको चौथे चतुर्थांश में जाना है तो उसके लिए x अक्ष पर सबसे पहले x अक्ष पर चलना होता है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में पहले चलेंगे, फिर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। इसलिए चौथे चतुर्थांश में अगर आपको जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, चौथे चतुर्थांश में जाना है, तो सबसे पहले x अक्ष की धनात्मक दिशा जाएंगे, फिर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। इसलिए इसका निर्देशांक हो जाता है x और -y। तो निर्देशांक चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक को जान लेने के बाद अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले हम घुमाव बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, वो होता है -b/2a और -d/2a। घुमाव बिंदु किस चतुर्थांश में है, उसके बाद हम उसका निर्धारण करते हैं। चतुर्थांश जान लेने के बाद हम ये निर्धारित करते हैं कि उस चतुर्थांश में x का मान बड़ा है या छोटा। तो पहले चतुर्थांश में x अक्ष जो होता है वो धनात्मक दिशा होता है, मतलब x 0 से बड़ा होता है। तो जब x 0 से बड़ा है तो x बराबर पहले में है क्या? -b/2a। तो -b/2a भी बड़ा होगा किससे? 0 से, क्योंकि x का मान यहाँ पर क्या है? -b/2a, और y का मान क्या है? -d/4a। हमें x से ही मतलब है, y से मतलब अभी नहीं है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में x का मान 0 से बड़ा होता है, इसलिए -b/2a का भी मान क्या होगा? 0 से बड़ा। अब हमें थोड़ी सी असमीका सीखनी होगी। क्या? असमीका के बारे में जानकारी लेनी होगी। असमीका क्या होती है? जब हम देखिए, एक होता है समीकरण होता है, एक समीकरण होता है। समीकरण क्या होता है? जब हम कहीं पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वह पूरा एक्सप्रेशन समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। और दूसरा होता है असमीका। असमीका क्या होती है? जब हम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? असमीका। जब हम इन चारों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं बराबर की जगह, बराबर का चिन्ह न करके हम इन चारों में से किसी एक चिन्ह का जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं असमीका। जैसे मैंने कहा 2x + 3 = 0, बराबर का चिन्ह लगा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? समीकरण। ये क्या हो जाएगा भैया? समीकरण। लेकिन अगर वहीं हमने लिख दिया 2x + 3 बड़ा है 0 से, तो अब ये हो गया असमीका। क्या हो गया भैया? असमीका। असमीका के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। समीकरण और असमीका जान लिया क्या होता है। अब हम
असमिका के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए भैया, जैसे हम जानते हैं कि 5 का मान बड़ा है 2 से, ठीक, -1 या -6 छोटा है -2 से, ये हम जानते हैं। 5 का मान बड़ा है 2 से, -6 का मान छोटा होता है 2 से। संख्या रेखा पर जाना पड़ेगा आपको। संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5, आगे कहीं मिलेगा -6। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती है, और जब हम बाएं की तरफ जाते हैं तो संख्याएं घटने लगती है। इसलिए -2 बड़ा होता है किससे? -6 से, क्योंकि वो जितना हम बाएं चलते हैं संख्याएं छोटी हो जाती है, जितना दाहिने रहते हैं संख्याएं बड़ी होती है। तो -6 छोटा हो जाएगा -2 से। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन दिया है 5 बड़ा है 2 से, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। यदि हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे, -1 से गुणा करने पर, जब -1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -2। अब देखिए -5 -2 के बाएं हैं, इसलिए -5 छोटा होता है। -5 क्या होता है? छोटा, किससे? -2 से। ध्यान से देखिएगा, जो 5 2 से बड़ा था, जब हमने माइनस से चिन्ह किया, माइनस साइन से, माइनस चिन्ह से गुणा किया, तो वही -5 छोटा हो गया -2 से। इसका मतलब असमिका बदल गई। ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में -2 से गुणा कर दें, या माइनस चिन्ह से गुणा कर दें, या -2 से गुणा करने पर, -2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 4। क्या अभी भी 12 छोटा है 4 से? ना ना ना, 12 बड़ा होता है, 12 बड़ा होता है किससे? 4 से। इसका क्या मतलब है सर? मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब भी किसी असमिका में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी असमिका बदल जाती है, असमिका का चिन्ह बदल जाता है। इसे बोलते हैं 5 बड़ा है 2 से। अब ये बदल जाएगा, -5 छोटा हो जाएगा 2 से, -6 छोटा है -2 से। -2 से जब गुणा कर देंगे, हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 बड़ा हो जाएगा 4 से, ये उल्टा हो जाएगा। आइए हम अपने सवाल में चलते हैं। असमिका जान लेने के बाद, असमिका में हमें क्या सीखना था कि जब भी किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। बस यही समझाना था असमिका के बारे में। आइए देखिए, हम यहां तक पहुंच गए थे, असमिका सीख लिए। अब हम थोड़ा सा शुरुआत से आते हैं। किसी ग्राफ में हमें बी बिंदु का निर्धारण करना है, या एक्स के गुणांक बी का अगर निर्धारण करना है, तो सबसे पहले हम घुमाव बिंदु का निर्देशांक याद करते हैं। तो घुमाव बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? -b/2 है और d/2 है। जहां पर पहला -b/2 है, एक्स अक्ष होता है, या एक्स अक्ष पर बिंदु होता है, और -d/4 है, वाई अक्ष पर बिंदु होता है। घुमाव बिंदु का चतुर्थांश उसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि वह किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश निर्धारित करने से हमें क्या पता चलता है कि x बड़ा है 0 से या छोटा है 0 से। तो पहला चतुर्थांश में हम जानते हैं कि x का मान 0 से बड़ा होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में x बड़ा होता है 0 से, और x ही बराबर है किसके? x बराबर है किसके? -b/2 है। मतलब कि x बड़ा है -b/2 से, सॉरी, x बड़ा है 0 से, तो -b/2 भी बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से। अब क्या करेंगे? माइनस चिन्ह को हटाना, हमें ध्यान रखिएगा, अब असमिका की जरूरत पड़ेगी। माइनस चिन्ह को हटाना है, तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, b/2a, इधर 0, और असमिका बदल जाती है, इस तरह से हो जाएगी, मतलब कि b/2a छोटा हो जाएगा 0 से। यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा सवाल भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ
माइनस चिन्ह को हमें हटाना होता है। माइनस चिन्ह को हटाने के लिए -1 से गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। जहां आप गुणा या भाग करेंगे तो असमीका बदल जाएगी। असमीका का चिन्ह अगर बड़ा सा था तो अब कैसा हो जाएगा, छोटे है। अब इस माइनस पर मत आइएगा कि माइनस कैसे 0 से बड़ा होगा, ना ना ना, ये पूरा x का मान है, ये पूरा क्या है, x का मान, और x बड़ा है 0 से तो ये भी 0 से बड़ा होगा। माइनस को लेकर परेशान मत हो जाना कि माइनस कैसे 0 से बड़ा होगा, नहीं नहीं, ये पूरा x के बराबर है, ये पूरा x के बराबर है, और x 0 से बड़ा है तो ये पूरा भी 0 से बड़ा होगा। x 0 से बड़ा है तो ये पूरा भी 0 से बड़ा होगा। अब हमने माइनस को हटाना था। माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दिया। जहां गुणा करेंगे तो अब b/2a हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और जो चीज बड़ा था अब वही क्या हो गया, छोटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या ध्यान देना है, अब इसके बाद ध्यान देना है कि अब इसके बाद एक और पॉइंट के बारे में ध्यान देना है। ध्यान सुनिए, अब हमें थोड़ा सा भिन्न की जानकारी होनी पड़ेगी। किसकी भैया, भिन्न की क्या जानकारी होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। कोई भिन्न धनात्मक होती है जब x/y अगर लिखा है, कोई भिन्न धनात्मक है, यदि कोई भिन्न धनात्मक है, मतलब x/b यदि धनात्मक है तो x भी बड़ा होगा 0 से और y भी बड़ा होगा 0 से। कोई भिन्न अगर धनात्मक है, इसका कहने का मतलब है कि x का मान भी 0 से बड़ा होगा और y का मान भी 0 से बड़ा होगा, या x का मान भी 0 से छोटा होगा और y का मान भी 0 से छोटा होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि 2/5 इसका मान 0 से बड़ा है, इसका मान 0 से बड़ा है क्योंकि x मतलब कि डिनोमिनेटर अंश भी 0 से बड़ा है और अंश भी धनात्मक है और y भी और हर भी धनात्मक है। x/y धनात्मक, यदि धनात्मक है तो x भी धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा, और y भी धनात्मक होगा, या x भी छोटा होगा y से 0 से, मतलब y भी x भी ऋणात्मक होगा, y भी ऋणात्मक होगा। जैसे 2/5 हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं है, या फिर -2/-5 लिखें तब भी ये 0 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस करके फिर वही 2/5 आ जाएगा। कहने का मतलब या तो दोनों संख्याएं, या तो अंश और हर दोनों धनात्मक हो या अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, तभी ये दोनों क्या होते हैं, 0 से, तभी वह भिन्न क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा, यदि x/y ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, यदि x/y ऋणात्मक है तो या तो x छोटा होगा 0 से, मतलब ऋणात्मक होगा, या फिर क्या होगा, y छोटा होगा 0 से, या x छोटा होगा y से, या x छोटा होगा 0 से, या y छोटा होगा 0 से। आइए देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि -2/5 हमेशा ये एक कोई ऋणात्मक भिन्न होगी और ये हमेशा 0 से छोटा होगा, ठीक, और फिर मैंने क्या लिख दिया, या फिर लिख दिया 2/-5, ये भी छोटा होगा किससे, 0 से। क्यों, क्योंकि इसका मान होता है -2/5, ये भी 0 से छोटा। कुल मिलाकर कहना यह है कि यदि अंश और हर दोनों धनात्मक हैं तो भिन्न धनात्मक होगी, या अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, तब भी भिन्न क्या होगी, धनात्मक। धनात्मक होने की दो कंडीशन, या तो दोनों धनात्मक, अंश और हर दोनों धनात्मक, या अंश और हर दोनों ऋणात्मक। भिन्न के ऋण होने की क्या कंडीशन है, भिन्न के ऋणात्मक होने की कंडीशन क्या है, या तो अंश ऋणात्मक है, या फिर हर ऋणात्मक है। इतनी बात जान गए हम लोग, कोई भिन्न कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है। इतना जान लेने के बाद अब हम आते हैं अपने सवाल पे। हम यहां तक पहुंच गए थे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करके हमने अंतिम स्टेप पर आ गए हैं कि b/2a छोटा है 0 से। अगर b/2 छोटा है 0 से, इसका मतलब कि यह भिन्न ऋणात्मक है। यह भिन्न कैसा है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक वाले भिन्न के लिए हमने बताया था भैया, ऋणात्मक भिन्न में या तो अंश छोटा होगा 0 से, या फिर हर छोटा होगा 0 से। तो यहां ये हमें b के बारे में पता करना है, तो
हमें बी और ए इन्हीं दोनों के चिन्ह से हमें निर्धारित करना है। हम जानते हैं कि ए का चिन्ह पहले चतुर्थांश में, और पहले ग्राफ के लिए ए छोटा है किससे? 0 से, मतलब ए कैसा है? ऋणात्मक है। ए कैसा है? ऋणात्मक है। ए ऋणात्मक है तो बी को धनात्मक होना पड़ेगा, तो बी को क्या होना पड़ेगा? धनात्मक। अगर बी भी ऋणात्मक हो जाएगी तब तो भिन्न धनात्मक हो जाएगी, 0 से बड़े हो जाएगी। और यदि ये भिन्न 0 से छोटी है तो या तो ए को छोटा होना पड़ेगा या फिर बी को। ए छोटा है तो बी बड़ा होगा, और बी छोटा है तो ए बड़ा होगा। यहाँ पर ए छोटा है, ए ऋणात्मक है, तो बी को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, बी क्या हो जाएगी? धनात्मक। तो पहले ग्राफ के लिए हमने सीख लिया कि बी कैसा है? धनात्मक है। आइए एक बार शुरू से देखते हैं। हमें बी के एक्स के गुणांक, बी के चिन्ह का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कर्व जहां से घूमता है उस बिंदु का निर्देशांक होता है -b/2 और d/2a। ये होता है, कैसे होता है, ये अलग किसी वीडियो में हम देख लेंगे। इतना जान लेने के बाद एक्स ग्राफ जहां से घूमता है उसका निर्देशांक, चाहे वो चाहे वो नीचे की तरफ मुंह खुला हो, चाहे ऊपर की तरफ मुंह खुला है, जहां से वो ग्राफ घूमेगा उसका चिन्ह ही, उसका निर्देशांक ही होगा -b/2a और -d/2a। पहले वाले ग्राफ के लिए हम देख रहे हैं कि जहां से ये ग्राफ जहां से घूम रहा है उस बिंदु को हमने P मान लिया और उसका निर्देशांक हो जाएगा -b/2a और d/2a। इतना जान लेने के बाद दूसरी बात हमें जो सीखना है वो हमें ये देखना है कि यह ग्राफ किस चतुर्थांश में घूम रहा है। यह ग्राफ किस चतुर्थांश में घूम रहा है। तो घुमाव बिंदु का चतुर्थांश, मतलब जहां घूम रहा है उसका चतुर्थांश हम जानने का प्रयास करेंगे, और उस चतुर्थांश में हम ये पता करेंगे कि x धनात्मक है कि ऋणात्मक। उस चतुर्थांश में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि x धनात्मक है कि ऋणात्मक। पहले चतुर्थांश में इसलिए x फर्स्ट चतुर्थांश में है, इसलिए पहले चतुर्थांश में x का मान 0 से बड़ा होता है, मतलब x कैसा होता है? धनात्मक होता है। पहले चतुर्थांश में x धनात्मक होता है, मतलब x का मान 0 से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक दिखाते हैं तो जो पहले लिखा जाता है वो x अक्ष होता है, और जो x अक्ष का बिंदु होता है जो बाद में लिखा जाता है वो y अक्ष का बिंदु होता है। तो पहले चतुर्थांश में x बड़ा होता है और घुमाव बिंदु पर x का जो निर्देशांक होता है वो -b/2a होता है। तो जब x का मान 0 से बड़ा हो गया तो -b/2a जो कि x को प्रतिनिधित्व कर रहा है या x को दिखा रहा है वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। यहां पहुंचने के बाद हम माइनस चिन्ह को हटाएंगे। माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हमें ऋण से दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और हम जानते हैं कि असमिका में ये असमिका है। असमिका में जब किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा होता है तो असमिका बदल जाती है। जहां -1 से गुणा किया हमने तो -b/2a में से ऋण हट गया, लेकिन जो चीज बड़ा था वो छोटा हो गया। ये -b/2a बड़ा था 0 से, अब वही b/2a धनात्मक हो जाएगा। b/2a हो गया, ऋण हट गया, तो -b/2a अब क्या हो जाएगा? छोटा। किससे हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बड़ा था, ऋण से गुणा कर दिया तो क्या हो गया? छोटा। यहां तक पहुंचने के बाद हम ये देखेंगे कि a का चिन्ह कैसा है, क्योंकि a का चिन्ह हम ग्राफ देख के बता देंगे। पहले ग्राफ में ग्राफ का मुंह नीचे है, इसलिए a कैसा है? ऋणात्मक। तो b/2a कोई भिन्न है, और वो भिन्न कैसी है? 0 से छोटी। इसका मतलब ये पूरी भिन्न ऋणात्मक है। और ऋणात्मक होने की क्या कंडीशन है? ऋणात्मक होने की कंडीशन है या तो अंश ऋणात्मक होगा या फिर हर। अंश में b है, इसके चिन्ह को हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम पहले a के चिन्ह को देखेंगे। पूरा भिन्न ऋणात्मक है तो या तो a ऋणात्मक होगा या b ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक नहीं होंगे या दोनों धनात्मक नहीं होंगे, नहीं तो ये भिन्न 0 से बड़ी हो जाएगी। या तो a 0 से छोटा है या b 0 से छोटा है। ग्राफ से हमने देखा है कि a का मान 0 से छोटा है, मतलब a ऋणात्मक है। जब a ऋणात्मक हो जाएगी तो b कैसा हो जाएगी? धनात्मक। तो b का चिन्ह मिल गया, b कैसा हो जाएगा? धनात्मक। तो पहले ग्राफ के लिए हमने पहले a ऋणात्मक था, c धनात्मक था, और हमने देख लिया b भी कैसा है? b भी कैसा भैया? धनात्मक है।
ऐसे निकालते हैं बी एक्स के गुणांक बी का निर्देशांक। अब आते हैं दूसरे वाले ग्राफ में, देखते हैं बी के चिन्ह को, बहुत जल्दी हम देखेंगे। इस वाले ग्राफ में बिंदु जहां से कर्व मतलब कि वक्र जहां से घूम रहा, परवलय जहां से घूम रहा, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -b/2a और -d/2a। उसके बाद हम चतुर्थांश देखेंगे। क्या देखेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश देखते हैं। चतुर्थांश कौन सा है, थर्ड है। कौन सा है, थर्ड। थर्ड चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होता है और y भी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो थर्ड चतुर्थांश में x का मान छोटा होता है किससे, 0 से। थर्ड चतुर्थांश में x का मान छोटा होता है 0 से। और यहाँ x को कौन दिखा रहा है, यहाँ x को कौन दिखा रहा है, यहाँ x को कौन दिखा रहा है, -b/2a। तो -b/2a भी छोटा हो जाएगा किससे, 0 से। अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को हटाएंगे, दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करने पर जब ऋण से गुणा करोगे तो b/2a बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। -b/2a जो छोटा था 0 से, ऋण से गुणा किया तो b/2a बड़ा हो गया किससे, 0 से। जब b/2a बड़ा हो गया 0 से, अब हम a और b के चिन्ह को निर्धारित कर सकते हैं। b के चिन्ह का निर्धारण करना है तो हमें, चूंकि यह पूरी भिन्न 0 से बड़ा धनात्मक है, इसका मतलब या तो b भी धनात्मक होगा या a भी धनात्मक होगा। मतलब a और b दोनों धनात्मक होंगे या a और b दोनों ऋणात्मक होंगे। अगर a धनात्मक है तो b को भी धनात्मक होना पड़ेगा, यदि b ऋणात्मक है तो b को भी ऋणात्मक होना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि यहाँ a क्या है, a धनात्मक है। a क्या है, धनात्मक। जब a धनात्मक है, a धनात्मक है तो b को भी क्या होना पड़ेगा, b को भी, तो b भी क्या होगा, 0 से बड़ा। मतलब b भी कैसा हो गया, धनात्मक संख्या हो गई। इसके लिए भी b हमें क्या मिला, b का कैसा चिन्ह मिला, धनात्मक मिला। ध्यान से देखिएगा, b के चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ग्राफ के निचले बिंदु या ग्राफ के उस बिंदु को निर्देशांक याद रखते हैं जहां से वो घूमता है, और उसका निर्देशांक क्या होता है, -b/2a -d/2a। फिर उसके बाद हम चतुर्थांश देखते हैं, किस चतुर्थांश में वो घुमान बिंदु है। उस चतुर्थांश में हम x के चिन्ह को देखते हैं। मान लीजिए पहले में तो x धनात्मक है, दूसरे में x ऋणात्मक है, तीसरे में x ऋणात्मक है, चौथे में x धनात्मक है। तो x के चिन्ह का निर्धारित कर लेंगे। क्योंकि x के चिन्ह जब हम निर्धारित कर लेंगे तो उसी तरह से -b/2a जो कि x को ही दिखाता है, तो -b/2a के भी चिन्ह को हम जान जाएंगे। हम -b/2a के चिन्ह को भी जान जाएंगे। x छोटा होगा तो वो भी छोटा हो जाएगा, x बड़ा होगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ x छोटा है तो -b/2a भी छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम असमीका का प्रयोग करेंगे। माइनस लगा है, -b/2 लिया है तो हम माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो तुरंत असमीका बदल जाएगी। -1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह हट जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा और असमीका भी बदल जाएगी। तो ये -b/2a हो जाएगा +b/2a, और जो छोटा था वो बड़ा हो गया, b/2a बड़ा हो गया 0 से। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, a के चिन्ह को देखेंगे। क्योंकि मुंह ऊपर खुला है तो a धनात्मक होगा, और जब b/2a 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि ये पूरी भिन्न धनात्मक है। धनात्मक होने की दो कंडीशन है, अंश और हर दोनों धनात्मक हो या अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो। मतलब a धनात्मक तो b भी धनात्मक, a ऋणात्मक तो b भी धनात्मक, a ऋणात्मक तो b भी ऋणात्मक, तभी वो भिन्न धनात्मक होगी। हम जानते हैं यहाँ पर a धनात्मक है, a क्या है, धनात्मक। a धनात्मक है तो b को भी क्या होना पड़ेगा, धनात्मक। तो b का चिन्ह मिल गया क्या, धन चिन्ह। तो आज हमने इस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से ग्राफ को देखकर उसके निर्देशांक, उसके गुणांक, ठीक, x² के गुणांक a, x के गुणांक b और अचर पद c के चिन्हों को देखा। शायद आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। अगर इससे आपको फायदा हुआ है, अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आई है तो जरूर शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि वे भी सीखें किस तरह से हमें गुणांकों का निर्देशांक निकालते हैं। धन्यवाद।